दोस्तों एज एन इंडियन ये एपिसोड हर भारतीय को देखना चाहिए क्योंकि ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो कई सालों से चल रहा है, पर जब से अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है तब से हर कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब हम यूएस के बेसिस पर हमला करेंगे, इसराइल पे तो करेंगे, यूएस पे भी करेंगे, तो ये चीजें कितनी एस्केलेट होंगी, वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस कितने बन रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन में भारत कहाँ खड़ा है, इसको हमें समझाने वाले हैं पवनीत सिंह। पिछले 15 सालों से यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके जितने भी एनालिसिस होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं और फैक्चुअल होते हैं। हम वेस्टर्न ब्लॉक में चाहे यूएस, यूके, कनाडा, इसराइल की मदद से किस तरह से वो अपनी पावर बनाना चाहते हैं, ऑन दी अदर हैंड ईरान के साथ साथ रशिया और चाइना कैसे अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है आपने ऊपर ऊपर से तो जान दिया, आज अंदर से जानने की बारी है, क्योंकि एक डीप स्टेट का नेटवर्क है जो कि सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं हमारे देश में भी इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत मेहनत करता है इस एपिसोड लाने के लिए। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। सो बाय सब्सक्राइबिंग सुपर टॉक्स यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग अ ब्यूटिफुल कॉज। जय हिंद एंड एंजॉय द शो। एक आपकी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प भी यार। सो वो तो मुझे समझ आ गया, बट व्हाई डोनाल्ड डक? दैट्स व्हाट दे कॉल हिम इन अमेरिका, मतलब जनरली। सो वो इट अलाइंस विद द ऑडियंस आल्सो कि यू नो दैट्स द निकनेम दैट दे हैव देयर। सो वही जो एक्शन है, क्या वो उसको डक जेन्युइनली बनाता है? मनाता है यार। कैसे? मतलब आप ये देखो ना कि उसकी हरकतें कैसी हैं, his entire conduct, his way of conducting himself in the public। मतलब कोई शोभा देता है यार, आप एक हेड ऑफ द स्टेट हो और एक इतनी पावरफुल कंट्री के, वो भी मतलब when you are behaving like you are like a निगम पार्षद इन इंडिया, मतलब तो कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखो उस पोस्ट की, कम से कम जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। करेक्ट। छोटी छोटी चीजें हैं उसको लेके। मैंने हमेशा देखा है यू ऑलवेज टॉक अबाउट डीप स्टेट। डीप स्टेट क्या है? देखो, डीप स्टेट इज प्राइमरली अ स्टेट विद इन अ स्टेट इफ यू कॉल इट इन द डेफिनेशनल पर्पस। बट अमेरिका में क्या हुआ है कि, और ये किसी भी कंट्री में होता है कि जहां पर भी एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी इतनी एंट्रेंच हो जाती है सिस्टम में कि देन जो भी पॉलिटिकल क्लास आती है, उस पॉलिटिकल क्लास के विशेष और एम्बिशंस को वो मटेरियलाइज होने नहीं देती है। एंड देन दे ट्राई टू बेसिकली फोकस ओनली ऑन कि जिससे उनके खुद के बेनिफिट्स जो हैं वो फुलफिल होते रहें। तो आप इस चीज़ को ये देख के समझने की कोशिश करो कि इवन इन इंडिया फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंडिया में डीप स्टेट की बात पता नहीं करते क्यों नहीं है, जबकि करनी चाहिए, कि द ब्यूरोक्रेसी विच इज़ हेयर, जो एक पार्टी आइडियोलॉजी से अलाइन हो चुकी थी बहुत लंबे समय से, वो हर एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम को भी इंडिया में उसी आइडियोलॉजी के नज़रिए से देखती थी। और क्योंकि वो उसकी पूरी की पूरी ग्रूमिंग उस आइडियोलॉजी के थ्रू हुई, वो इवॉल्व उस आइडियोलॉजी के थ्रू करी, तो किसी भी नए इनिशिएटिव को उन्होंने नकारना था। लाइक आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हम बिजनेस को फ्लरिश करेंगे। देयर वाज अ सीवियर बैकलैश ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, नहीं बिजनेस को क्यों फ्लरिश करना है, पीएसयूज हैं। और आप देखो कि फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ युवा नेता जो हैं 55-56 साल के, वो भी सुबह से रात यही लगे हुए थे, पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, पीएसयू बंद हो गए? तुम क्या पीएसयू में कोई सर्वेंट थे वहां पे क्या? तुम्हें इतनी क्यों इरिटेशन हो रही है? बिकॉज यू नो योर डीप स्टेट स्ट्रक्चर इज डिसमेंटलिंग। सो इट्स अ कैंसर एवरीवेयर। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन अमेरिका अलोन, इट्स अ सिवियर प्रॉब्लम इन इंडिया। हम लोग इसको समझते नहीं है। ये डीप स्टेट को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कोई नहीं करता, ये अपने आप सेल्फ कंट्रोलिंग एजेंसी है। इट्स लाइक एन अमीबा, जैसे हम बात करते हैं एक बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। ये खुद ही ग्रो करता है और खुद ही बस्ट करता है। ये इवॉल्व करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है। इसको कंट्रोल कोई इसलिए नहीं करता है क्योंकि देयर इज नो वन एक्टर। यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेडनेस है। ये ब्यूरोक्रेसी जो होगी, इनके साथ कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे जो अकेडमिया में होंगे, वो अकेडमिया वाले जो राइटर्स होंगे वो उनके साथ कनेक्टेड होंगे, जो लोग मीडिया में होंगे, मीडिया वालों के साथ कुछ लोग होंगे जो बॉलीवुड में होंगे, लेट्स से अगर इंडिया की बात करें तो। ये एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है इन्होंने। इस प्रकार का ये जो इकोसिस्टम है, दिस इकोसिस्टम पर से इज अ प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री टुडे, क्योंकि इन्फ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज ये कभी नहीं होने देंगे। इसी रीजन से आप देखो कि सम टाइम्स डिसीजंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक 2014 में जब नई सरकार आई तो उस समय लोगों ने बोला कि
कश्मीर में जो चेंज करने हैं वो फटाफट करो, एकदम से नहीं होगा बस, बिकॉज यू हैव टू डिसमेंटल दैट डीप स्टेट दैट हैज बीन होल्डिंग ऑन टू कश्मीर। एंड आर्मी कितने सालों से कह रही है कि कश्मीर नीड्स अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, वो 370 को हटाने से आएगी, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहते थे। आज भी आप देखो कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ 370 ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका पूरा ज़मीर उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझनी है कि दिस इज़ नॉट हाउ द कंट्री फंक्शन। यू नो, प्रॉब्लम इन अ कंट्री लाइक इंडिया है कि हम लोग ये पैरोकियल इंटरेस्ट से कभी उठ ही नहीं पाए, हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते रह गए, हम नेशन के इंटरेस्ट की तरफ कभी बढ़ नहीं पाए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हम हमेशा से ये इशू में फंसे रहे हैं। श्योर। एक ना पैटर्न दिखाई देता है। 20 मार्च 2003 यूएस इन्वेडेड इराक। यूएस क्लेम करता है कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब वहाँ पर देखा तो बाद में कहते कुछ मिला ही नहीं, और जो इराक का तेल था वो अमेरिका के पास आ गया। और उसके बाद एक टेरर ग्रुप वहाँ से आता है, अलकायदा, आइसिस, कहते हैं कि शुरुआत वहाँ से सीड जाना शुरू हो जाते हैं। 2011 में लिबिया में भी ये देखा गया कि गद्दाफी को बाहर कर दिया, पीछे से अमेरिका ने रेबल के जो वहाँ पे भी ग्रुप से उनको अच्छे से फंड किया। क्या ये सेम चीज़ ईरान में की जा रही थी? नहीं, ईरान में इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि देखो ईरान का केस बिल्कुल अलग है। ईरान के साथ प्रॉब्लम ये है कि ईरान हैज़ ऑलवेज बीन ट्राइंग टू इस्टेब्लिश देयर ओन न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज उनको ये लगता है कि दैट्स द ओनली वे बाई विच वी कैन इंश्योर आवर सिक्योरिटी। और वो इसलिए है क्योंकि जब से ईरान में रेजिम चेंज हुआ है 79 में, तब से अमेरिका ने हर एक कोशिश की है कि वहाँ के रेजिम को डिस्टर्ब किया जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, कि ईरान टुडे होल्ड्स दी सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ईरान के पास वो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं जो फ्यूचर फ्यूल है। आज ऑयल की कोई डिमांड नहीं है। ऑयल डिमांड इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऑयल को यूज़ नहीं कर रहे लोग, ऑयल कोई भी फ्यूचर फ्यूल के तरीके से उसको डिमांड नहीं कर रहा है। आज सऊदी अरेबिया जैसा देश खड़े होकर कह रहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, यूएई कह रहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ऑयल इज नॉट द फ्यूचर इज नेचुरल गैस विच दे डोंट हैव, एंड ईरान हैज द नेचुरल गैस। एंड फर्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व किसके पास है वर्ल्ड में? रशिया। एंड रशिया किसका दोस्त है? ईरान का। तो प्रॉब्लम किसको होगी? यूएस को, क्योंकि उसको चाहिए फ्यूचर फ्यूल का कंट्रोल। अच्छा, दो चीजें हैं आज की डेट में जो पूरा वर्ल्ड डिफाइन करेंगी आगे जाके। एक है रेयर अर्थ मेटल टेक्नोलॉजी, उसका कंप्लीट कंट्रोल चाइना के पास है। दूसरा है अपना जो कि नेचुरल गैस है, जिसका कंट्रोल रशिया, चाइना और ईरान के पास है। तो इट इज अ परमानेंट प्रॉब्लम जो आने वाले समय में ये ग्लोबल वॉर्स को डिफाइन करने जा रहा है। सो इट्स नॉट कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन किसके पास है या नहीं है। लेट्स गो बैक डाउन टू द बेसिक्स। द बेसिक इज इट्स द गेम ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल गैस, कि किसके पास नेचुरल गैस का कंट्रोल होगा फ्यूचर फ्यूल के लिए, क्योंकि वो कंट्री जो है आगे जाकर वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने जा रही है। तो यहाँ पर सारा रूट कॉज ये छोटे मोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स चलते रहेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन था, हाँ ठीक है हमने जो है बम फोड़ दिया। मतलब आप सोचो कि अमेरिका को आज की डेट में कितना क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है उस घटिया देश के लिए, कि इट हैज़ टू स्टैंड अप टुडे एंड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू से कि हमने आपके न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दिया है और न्यूक्लियर आर्सेनल को हमने फोड़ दिया। यार अगर आपने किया भी होता ना तो आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी। जिसका न्यूक्लियर आर्सेनल फूटा है वो कंट्री खुद ही आके बोलती कि हाँ मेरा फूट गया, खत्म हो गया। ईरान कह रही है वहाँ पे खड़े होकर कि हमने सारा न्यूक्लियर आर्सेनल पहले ही शिफ्ट कर लिया था, सारा न्यूक्लियर मटीरियल निकाल लिया था। आप जाके वहाँ पर खाली शटरों के ऊपर बम गिराए, क्या अचीव किया आपने? तो यहाँ पे चीज़ समझने की है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी इशू विद अमेरिका टुडे, एंड अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रम्प टिल द टाइम ही कंटिन्यूज इन अमेरिका, अमेरिकाज क्रेडिबिलिटी विल गो डाउन फर्दर। सो उसका कोई फ्यूचर है भी नहीं वैसे भी। तो ये चीज़ तो फैक्ट है। बट ट्रम्प ने अपने इलेक्शन कैंपेन में चिल्ला के बोला था कि भैया मैं रशिया यूक्रेन ख़त्म करा दूंगा, मैं पीस लेकर आऊँगा, अमेरिकन सोल्जर्स दूसरी सॉइल में जाकर लड़ रहे हैं वो सब वापस करूँगा। सो अब ये जो भी बातें थी उसको वो बिल्कुल उसके एब्सोल्यूट ऑपोजिट में काम देखो, क्यों कर रहा है? ट्रम्प एक कोई मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, ठीक है। ही इज़ अ पर्सन विद अ नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और आज की डेट में कोई भी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी सिर्फ ईगो मसाजिंग करनी होती है। और नेतन्याहू जैसा आदमी जो है इजराइल का, उसको ये बात पता है, ठीक है। दे नो वेरी क्लियरली ऑन हाउ टू मसाज द ईगो ऑफ दिस मैन। वो ईगो मसाज कर करके उसने उसको डेलिबरेटली इन्वॉल्व कर लिया इस वॉर में। आज की डेट में आप आने वाले 2 महीने में देखना कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन आएंगे, उसको इम्पीच करने की कोशिश की जाएगी। वो इम्पीच होता है नहीं होता इज अ डिफरेंट मैटर, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अ सिटिंग प्रेसिडेंट, उसके ऊपर अगर इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है तो आप ये चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, अमेरिका की पब्लिक में उसको लेके इस समय क्या हालात है। तो ये जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लीडर्स होते हैं ना हेड ऑफ द स्टेट्स, इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। इनकी ईगो मसाज जब तक हो रही है तब तक ये ठीक है,
जिस दिन इनकी ईगो के खिलाफ कुछ होगा, आप देखोगे कि इनका रवैया, इनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। सो इन शॉर्ट यू आर सेइंग कि ये एट द एंड ऑफ द डे इजराइल ने अच्छे से ईगो मसाज करी ट्रम्प और खींच की, लिया उसको, जिसके बाद से वो खींच लिया। उठ मतलब गया। इवन अमेरिकन सिस्टम टुडे वाज नॉट इंटरेस्टेड वेरी मच, जो ट्रम्प के साथ है, टू गेट इन्वॉल्व इन अ वॉर इन ईरान, बट डिलिबरेटली उसको लाना, बिकॉज ही नेतन्याहू टुडे नोज वन थिंग कि ही हैज नो फ्यूचर इन इजराइल आफ्टर दिस। द डे ही relinquishes पावर इन इजराइल, ही इज गोइंग टू गो इनटू द जेल। उसकी ये कंडीशन है नेतन्याहू की। नेतन्याहू को पता है ये बात। उसके ऊपर वॉर क्रिमिनल्स के केस चल रहे हैं यार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मतलब आपको लगता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी है? You can imagine what kind of a criminal gang is today running Israel, or what is kind of a criminal gang running today, America. So ये चीजें इवेंचुअली आप देखना किस तरीके से मटीरियलाइज करती हैं आगे जाकर। They are not going to lead to a very positive outcome in any scenario. यू सेड कि क्योंकि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट करके ये बात कही। ही ऑल्सो सेड कि ये बॉम्ब कहीं पे फटा वटा है नहीं, होता तो वहाँ पर गैस लीक होती, सीधी सी बात है। और वहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनली उनको जो मॉनिटर करते हैं उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। एक ये क्लेम किया जा रहा था कि ईरान ने अपने ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान में लगाई हुई थी। नहीं, पाकिस्तान के अंदर इनका कुछ भी नहीं था। इनके पास अपने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो 15-15, 20-20 किलोमीटर डीप फैसिलिटीज़ हैं रशिया के द्वारा बनाए हुए। इन्होंने सब कुछ वहाँ पे सेफगार्ड करा हुआ है। इनके पास, इनको पाकिस्तान जैसे देश में ले जाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दे हैव देयर ओन फैसिलिटीज। हुआ क्या फिर? हुआ कुछ नहीं है वहाँ पे। यू हैव जस्ट गॉन देयर, ड्रॉप्ड सम बॉम्ब समवेयर इन द डेजर्ट, यू हैव जस्ट ट्राइड टू डिसमेंटल सम काइंड ऑफ कोई गिराज तोड़ा है, कोई कुछ करा है। बिकॉज आप चीज़ को समझो यार, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक करेगा उसकी वजह से जो तबाही अभी तक अगर होनी होती वो कई करोड़ लोग मर चुके होते। करेक्ट। Trump is a duffer, unfortunately. I'm sorry to use that language, but he doesn't understand how the world works. He's a stupid fellow. You have to accept it one day. The sooner you accept, the better it becomes for the world to understand what kind of a country you are dealing with. So he's a foolish, low-class man who doesn't know anything about how world works. वो खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बस आपके स्टेटमेंट देने से आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव नहीं होने वाली है। योर क्रेडिबिलिटी इज ऑलरेडी फिनिश्ड। Nobody wants to listen to you in the world. They all know you are a joker. So fact of the matter is, let's be very clear, they have not done any damage today. वो एक ठीक है, वो हवा क्रिएट करना है उसको अमेरिकन ऑडियंस के सामने कि देखो मैंने 150 एयरक्राफ्ट भेज दिए, ये कर दिया। क्या अचीव किया आपने? At the end of the day, let's understand one thing. The issue today is, can you denuclearize Iran? Answer is no. You cannot denuclearize that state. आप जब तक उसको denuclearize नहीं करोगे तब तक ये गेम खत्म नहीं होगा। आपने उसको पुशबैक कर दिया, हमने उसके फैसिलिटी तोड़ दिए, ये कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, पुशबैक हो गया ना। वो रिबाउंस करेगा। कैसे करेगा? बिल्कुल रिबाउंस करेगा, बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी। देखो, यू कैन ऑलवेज टारगेट अ फैसिलिटी, यू कैन नॉट टारगेट द नॉलेज। यू कैन नेवर डिसमेंटल द नॉलेज। दे हैव द नॉलेज टुडे विद देम, एंड इवन इफ यू ट्राई टू डिसमेंटल दैट नॉलेज, they will always get the support of the Russians and the Chinese to rebuild that knowledge. And both of them are nuclear powered states. They will never want any kind of situation where Iran becomes an ally of the West again. वो नहीं होने वाला। So ये चीज़ फैक्ट है। So अगर मैं आगे की बात करूं, ईरान में क्या रेजिम चेंज हो रहा है? ईरान में देखो, रेजिम चेंज करने की कोशिश जितनी मर्जी कर लो, वो होगा नहीं। वो होगा इसलिए नहीं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज टुडे रशिया एंड चाइना आर बिहाइंड ईरान। They will not let happen that regime change. वो नहीं होने देंगे यार। रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं आज की डेट में ईरान की फैसिलिटीज में। आप अगर एक रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को वहां मार दोगे ना, रशिया 1 मिनट में इसराइल को वाइप आउट कर देगा मैप से। डोंट ट्राई टू टेक रशिया इन अ लाइट नोट सर, ठीक है। रशियंस हैव ऑलरेडी ट्राइड टू वाइप आउट मेनी पीपल लाइक दिस। उनके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। और रशिया ने ये बात इसराइल को भी बोल रखी है, हमारा एक साइंटिस्ट मरा तो उसके बाद तुम देखना तुम्हारी क्या हालत होगी। नेतन्याहू की हालत खत्म हो गई थी उसके बाद। नहीं हम साइंटिस्ट नहीं मारेंगे, तेरी हैसियत भी नहीं है मारने की बॉस। तू मार नहीं सकता उनके रशियंस को। तू ईरानियन मार दे, तू किसी और को, गाजा के किसी बंदे को मार दे, तेरी हैसियत नहीं है इसराइल की किसी ईरानियन को, वो रशियन को मारे ईरान में जाके। दे कैन नॉट डू दैट। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया एंड चाइना आर टुडे स्टैंडिंग आउटराइटली बिहाइंड ईरान। दे विल नॉट लेट द रेजिम चेंज हैपन, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, रेजिम में कोई सक्सेशन होता है, इज अ डिफरेंट मैटर। कि अयतुल्ला खुमैनी जो है, अभी मान लीजिए वो कहता है कि नहीं, आई वांट टू ट्रांसफर द पावर टू समबडी एज अ लाइन ऑफ सक्सेशन फर्दर।
then it's a different issue. But regime change and that too done by US and Israel is not possible at the moment. Not feasible. So ये जो अभी कॉन्स्टेंटली अटैक्स देखे जा रहे हैं जब से इसराइल ने बोला कि हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया है बिकॉज वो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहे हैं, तब से जो अटैक्स हो रहे हैं, सो यू मीन टू से जितने भी अटैक हो रहे हैं दे आर लीडिंग टू नोवेयर? नहीं, देखो, अटैक इसलिए हो रहे हैं और वो अटैक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसराइल का एक ऐसा मानना ये है कि अगर हम उसकी मिलिट्री लाइन ऑफ लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को हटा देते हैं तो ईरान में केओस होगा. बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज, and what these most of the Westerners don't understand, I consider Israelis also as Westerners because their psyche is the same. They are dumb people. इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि what they don't understand is कि Russians, Chinese, Iranians, these are battle hardened people, which these Westerners are not. Westerners को आदत क्या होती है कि जाओ बम फेंको, धमाका मचाओ, आ जाओ. आप ऐसे जंग नहीं जीतते हो यार. जंग जीतते हो लड़ने से, वहां पे खड़े होकर लड़ने से. Ask an Indian soldier today who has been posted in Siachen Glacier what battle-hardened means. He will tell you. We know what battle-hardened people are because we have our army like that. तो हमें ये चीज़ समझनी है कि ये battle-hardened लोग हैं यार. आप इनसे इस लेवल का लड़के ये नहीं सोच सकते कि मैंने इसके 4 जनरल मार दिए तो इसकी पूरी मिलिट्री कोलैप्स कर जाएगी. वो नहीं होने वाला. इनकी साइकी अलग है, इनकी सोच अलग है. और जब तक आप इनकी सोच को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ये बम धमाके करके जो नोटंकीबाजी करनी है, आप ये करके सिर्फ ऑडियंस को मूर्ख बना सकते हो. बट जो रियल प्रॉब्लम है, मैंने आपको फिर बताया, व्हाट इज द रियल इशू ऑफ ईरान? नेचुरल गैस. व्हाट इज द सेकंड रियल इशू ऑफ ईरान? डीन्यूक्लियराइजेशन. कैन एनी ऑफ दीज अटैक्स टैकल दीज टू प्रॉब्लम? आंसर इज नो. देन व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ऑल दिस? सो दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द गेम. क्या डीप स्टेट नेटवर्क की वजह से इन द पास्ट इजराइल ने ट्रंप को इलेक्शंस में सपोर्ट किया और ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था? देखो, ट्रंप को सपोर्ट इलेक्शंस में ज्यूइश लॉबी का तो हमेशा से था ही. ये कहना कि उसको सपोर्ट नहीं है वो तो गलत होगा. दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि ट्रंप की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है. ट्रंप की पर्सनैलिटी आज की डेट में ऐसी है कि आप उस पर्सनैलिटी के डायफ्रेम में जितना आप पेनिट्रेट करोगे, आप उतना ही काम अपने हिसाब से निकाल पाओगे. ट्रंप को एक आदत ये है, न्यूरोटिक जो लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है हर चीज़ में क्लेम करने की कि देखो ये मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता. आपने देखा है कि कम से कम 36 बार वो बंदा जो है पिछले 1 महीने में बोल चुका है मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया. और हम मना कर रहे हैं जिसमें हम भी मना कर रहे हैं और सब मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बेवकूफ़ है, बोले जा रहा है. मतलब आपने कभी कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी देखा है तो वो ट्रंप है. कि मतलब पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं मैंने कराया. See, we know you are a mentally disturbed person. It's okay. And it's good that you are leading a country which is also mentally disturbed to their final demise. We want death for them. But the fact is, let's understand, this is not how the world works. These are low-class people, J.D. Vance, Donald Trump, these are low-class, उठाई गिरे टाइप के जो बंदे होते हैं ना, जो हम कहते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, ये वो उठाई गिरे लोग हैं यार. आप इनसे कोई फिनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. So you can't expect कि they will behave in a very proper way or something like that. So ठीक है, वो ईगो मसाजिंग चल रही है, न्यूरोटिक बिहेवियर डिस्प्ले चल रहा है. अभी आप देखना उसका खमियाजा उसको अगले 2 महीने में क्या भुगतना पड़ता है. मैं ये इसलिए मैंने बोला, एक उसका मैं नहीं रेफरेंस पढ़ रहा था कि लिबिया का जो मुअम्मर गद्दाफी था, उसने 2009 में जो यूएन में स्पीच दी, उसमें उसने बोला कि जॉन एफ कैनेडी को जिसने असैसिनेट किया उसके पीछे इजराइल का हाथ है. तो मेरे माइंड में है कि 1963 में अगर इजराइल के पास इतनी पावर है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार सकती है, तो ट्रंप को अपनी उंगलियों में नचाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि ट्रंप इज वन ऑफ द इजीएस्ट मैन्स टू पोक टुडे. करेक्ट. ठीक है ना. अनलाइक द अदर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, ही इज वन ऑफ द इजीएस्ट मैन्स टू पोक. गॉट इट. और हर एक कंट्री जो है ना, ये एनालिसिस करती है हेड ऑफ द स्टेट का कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और आप उसके हिसाब से अपनी आर्म ट्विस्टिंग करो. क्या इंडिया आर्म ट्विस्टिंग कर पा रहा है? देखो, इंडिया अगर आर्म ट्विस्टिंग करना चाहे तो आज की डेट में इंडिया सीधा ये बात बोल सकता है कि हमें आपके साथ कोई ट्रेड नेगोशिएशन करना ही नहीं है. अमेरिका के साथ हमें अपने कंडीशन पे करना है. हमारी ये 5 कंडीशन है, आप पूरे कर दो, हम तब बात करेंगे. और इंडिया ने ये बात बोल दी है उसको. एंड टुडे अगर आपको आने वाले समय में आप देखते हो कि इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कोलैप्स भी कर जाती है, वी शुड बी सरप्राइज, वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट. ये अच्छा है कल कोलैप्स कर गई. सी, आपको यहाँ पर एक चीज़ ये रियलाइज करनी है, टिल व्हेन वुड इंडिया बिकम सबसर्विएंट टू द अमेरिकन्स? कब तक हम ये काम करते रहेंगे? वी हैव टू राइज एज अ सोसाइटी, वी हैव टू राइज एज अ कंट्री, और हमें अकेले राइज करना है.
यू आर अ लोनली मैन इन द वर्ल्ड, यू हैव टू राइज ऑन योर ओन। आपको ये 2% के अमेरिका की जैसी जरूरत नहीं है, लो क्लास पीपल की जरूरत नहीं है आपको कि हमें इनके साथ जुड़ के जो है, ये बातें पता कौन बोलते हैं कि नहीं हम अमेरिका के बिना ग्रो नहीं कर पाएंगे? जिन लोगों के खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं अमेरिका में, करेक्ट, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं और जिनको जाके रिटायर हो गया अमेरिकन पासपोर्ट लेके वहां रहना होता है, ये वो दलाल बोलते हैं अमेरिका की ये भाषा इंडिया में। आप सारे आइडेंटिफाई कर लो कि इंडिया कैन नॉट ग्रो विदाउट अमेरिका। व्हाई? यू कैन नॉट ग्रो विदाउट अमेरिका बिकॉज योर फैमिली, योर डॉटर, योर सन इज लिविंग इन अमेरिका, दे आर वर्किंग इन सम अमेरिकन इंस्टीट्यूशन बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट डीप स्टेट, यू आर दैट कैंसर ऑफ द कंट्री टुडे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, वी कैन ग्रो ऑन आवर ओन। आप मुझे ये बताओ यार, 3500 साल से पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, हमने आज तक कभी किसी का साथ लेके वो सिविलाइजेशन ग्रो करी है अपनी? हम हमेशा अपने आप खड़े होकर ग्रो करें। 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को सस्टेन करना कोई मजाक नहीं होता सर। अगर आपके पास कैपेबिलिटी थी कि आप 4000 साल सस्टेन कर सकते थे तो आप आगे भी कर सकते हो। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दीज लो क्लास पीपल, द अमेरिकन्स। अगेन आई से दैट। अग्रीड। ईरान ये कहता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कर देंगे, अच्छी बात है। साथ में उनका जो यमन है वो कहता है कि रेड सी में भी हम यहाँ पे उद्यम मचाएंगे। ये पोटेंशियली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर दे, बट आज की डेट में बिकॉज द ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव बिकम सो डाइवर्सिफाइड कि उसका इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज को और खास करके टू सम एक्सटेंट बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा होगा, इंडिया को उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बात तो फैक्ट है। तो इंडिया विल नॉट बी दैट बैडली अफेक्टेड, थोड़ा अफेक्ट होगा बट नॉट दैट डीप अफेक्ट कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो हमारे यहाँ लाले पड़ गए, भूखे मर गए। जैसे अमेरिकन भूखे मरे थे 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, कि तेल नहीं था वहाँ पे, फ्यूल स्टेशन खाली पड़े थे, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, पीपल वर डाइंग। वो चीज़ नहीं होगी। ओके, तो मेजरली कौन सी कंट्री ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी? खास करके वो कंट्रीज जो आज की डेट में अगर हम देखें टू मेक दैट ऑर्डर, द फर्स्ट कंट्री विच विल बी बैडली अफेक्टेड विल बी चाइना। 47% ऑयल आता है उनका वहाँ से। सेकेंड विल बी जापान। और ये जापान आज की डेट में क्या है, जापान इज एन एलाई ऑफ यूएस। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल क्रिएट मोर फ्रिक्शन बिटवीन जापान एंड यूएस। ओके, बिकॉज दे आर बोथ एलाइज। जापान विल से कि यार अगर मेरे को यहाँ से ऑयल नहीं मिल रहा है तो मेरे को ऑयल कौन देगा? सो अच्छी बात है, दो एलाइज के बीच में और फ्रिक्शन होगा। अच्छा, एक और जो नैरेटिव दिया जा रहा था ना कि एट द एंड ऑफ द डे गेम है वर्ल्ड पावर बनने की, कि भाई पूरी दुनिया में मैं राजा हूँ। बीट अमेरिका बोल रहा है, दूसरी तरफ से चाइना बोल रहा है, तो इसी तरफ से रशिया बोल रहा है। तो एक नैरेटिव ये दिया जा रहा था कि जब ट्रम्प की ट्रेड वॉर हुई थी, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड नाम था वो था चाइना का। तो ये जो पूरी लड़ाई है, अमेरिका का इसमें बीच में आना एक तरह से चाइना को उनके घुटने में लाने की तरह से कोशिश की जा रही है। डू यू एग्री? देखो, चाइना को आप घुटने पे तब ला सकते हो जब आप चाइना की सोसाइटी को कोलैप्स करा पाओ। आज अमेरिका की औकात नहीं है वैसी करने की कि वो चाइना को कोलैप्स कर दे। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अमेरिका हैज लॉस्ट द गेम टू चाइना टुडे। द बेटर इज दैट इफ अमेरिका एक्सेप्ट्स इट, एनी पर्सन इवन इन डे टू डे लाइफ विल नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरा टाइम अब खत्म हो गया है। ठीक है, हर बंदे का एक लाइफ में एरा होता है, एक दिन आपका एरा खत्म होगा। अमेरिका को ये एक्सेप्ट करना है कि उसका एरा अब खत्म हो रहा है, हुआ नहीं है पर हो रहा है। और आज रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, टर्की हो, ये सारे देश ऐसे हैं जो यही चाहेंगे कि अमेरिका का एरा अब खत्म हो जाए। Nobody would want that to happen now, कि अमेरिका remains the sole superpower of the world because the world is fed up with them. Nobody likes their behavior, their way of behaving or talking or arm twisting etc. So fact of the matter is कि ये लड़ाई अभी अगले 30 साल चलेगी, क्योंकि gradually these countries will cause the collapse of America। और आपको अमेरिका का कोलैप्स करने के लिए अमेरिका से लड़ाई नहीं लड़नी है। This is what Russians have understood very clearly. This is what the Chinese have understood very clearly. कि to call for collapse of America, don't fight with America. America will collapse on its own weight. It will collapse because आप वो देखो कि जो अमेरिका की सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, वो that itself will be the cause of their own collapse. सबसे अनहेल्दी पॉपुलेशन अमेरिका की आज की डेट में, सबसे ज़्यादा ओबीस अमेरिका के, कोलैप्सिंग हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका का, सिविल केओस अमेरिका में, गवर्नमेंट का डिस्ट्रस्ट अमेरिका में, और क्या चाहिए आपको? They are dying their own death. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप चाइना को देखोगे, चाइना का रियल एस्टेट भी तो काफी देर से बहुत ज्यादा क्राइसिस में खत्म है। चाइना का रियल एस्टेट प्रॉब्लम है, चाइना का डेमोग्राफी प्रॉब्लम है, ट्रेड में अगर चाइना का ट्रेड का प्रॉब्लम है। लेकिन चाइना आज की डेट में एक एम्बिशन से बैठा है कि मुझे 2049 में वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है। वो उसका 100 ईयर मैराथन है।
जो उसने 1949 में सेट किया था, और वो बनाना चाहता है एक वर्ल्ड ऑर्डर विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको वो आराम से बना भी लेगा जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं. बिकॉज द मोर डोनाल्ड ट्रम्प टाइप पीपल कम इन अमेरिका, द मोर यू विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइना बिकमिंग अ सुपर पावर फास्टर. ये चीज़ हमें समझनी है. एंड टुडे Chinese will be supported by the Russians because Russia's ambition is I want to have a complete sphere of influence over Europe. China says fine, till the time I get the economic wealth out of there, you do that. And Russia is okay with the fact कि China you dominate the world, I have no problem in it. So इनके बीच में एक tacit understanding है. इस चीज़ को आप समझ लो. इसी रीज़न से आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अमेरिका इस समय वो पानी में डूबता हुआ जहाज है, फड़फड़ा रहा है, हाथ मार रहा है बाहर आने के लिए, करता रहे कोशिश, क्या फर्क पड़ता है. बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अमेरिका विल कोलैप्स ऑन इट्स ओन वेट बिकॉज ऑफ इट्स ओन सोसाइटी. यू ओनली हैव टू फोकस ऑन सबवर्टिंग द अमेरिकन सोसाइटी टुडे. आपको अमेरिकन सिस्टम से नहीं लड़ना, अमेरिकन पॉलिटिशियन से नहीं लड़ना, अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं लड़नी. आप अमेरिका की सोसाइटी पे सारा थ्रस्ट रखो. डिसमेंटल दैट सोसाइटी फ्रॉम विद इन, इट विल कोलैप्स. गॉट इट. आसिम मुनीर ने ट्रम्प के साथ मीटिंग में क्या बातें करी? आसिम मुनीर ने कोई बातें नहीं करी. आसिम मुनीर सिर्फ जो है वहाँ पर सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए गया था. आसिम मुनीर को जाना ज़रूरी भी था क्योंकि उनको IMF के लोन्स चाहिए. आसिम मुनीर को जाना इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका वांट्स टू अगेन यूज़ द पाकिस्तानीज टू कीप एन आई अपॉन द चाइनीज, टू रिड्यूस द रशियन इन्फ्लुएंस एंड द चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल एशिया. सो दे विल बेसिकली कोर्ट एंड नर्चर द पाकिस्तानीज फॉर एवर. और पाकिस्तानीज आर लाइक यूज एंड थ्रो पीपल. जब अमेरिका ने पहले यूज़ किया, उसके बाद थ्रो कर दिया, दोबारा यूज़ किया, दोबारा थ्रो कर देंगे, तो ठीक है, वो पाकिस्तान की फितरत वैसी ही है उस देश की. तो उस देश की कोई आइडेंटिटी नहीं है कि दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर. वो कटोरा लेके कहीं पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको भीख मिलती है. अमेरिका दे रहा है पैसा, चलो वहाँ चले जाओ. चाइना दे रहा है पैसा, चलो वहाँ चले जाओ. कल को रशिया देगा थोड़ा पैसा, वहाँ चले जाओ. ये मालदीव जैसी कंट्री अगर पैसा देने लगेगी पाकिस्तान को, तो ये वहाँ पे भी चले जाएंगे. ये भूखे नंगे लोग हैं यार. तो एक देश की जो आइडेंटिटी होती है ना कि नहीं बॉस, वी विल स्टैंड हियर एंड डू व्हाट वी वांट टू डू इन लाइफ, वो आइडेंटिटी पाकिस्तान में नहीं है. तो वो एक यूज एंड थ्रो स्टेट है. तो ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लेना देना उससे. ओके ओके. ईरान शेयर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राइट? सो क्या, जो मैं ये समझना चाहता हूँ, इंडिया के लिए ईरान स्ट्रेटेजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो, इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के पास नेचुरल गैस है जो हमें चाहिए, फ्यूचर फ्यूल. जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण वो फ्यूल हम इजीली ला भी सकते हैं. ईरान इज़ द गेटवे टू यूरेशिया टुडे. ईरान इज़ द गेटवे टू अफगानिस्तान टुडे. तो ये यूरेशिया का रीजन, अफगानिस्तान का रीजन, इन रीजन्स में अगर हमें जाना है तो हमें ईरान चाहिए. इसी रीज़न से आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात भी करी ईरान के काउंटर पार्ट से और उसको बोला कि भाई डी एस्केलेट करो चीज़ों को, लेट्स नॉट फर्दर एस्केलेट द थिंग्स विच आर देयर. सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट फॉर अस ईरान इज़ अ वेरी सेंट्रल फीचर इन आवर फॉरेन पॉलिसी. तो ईरान इज़ दैट गेटवे विच इज़ अ जियोपॉलिटिकल गेटवे टू मेनी एरियाज. तो हमारे लिए वो हमेशा एक वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा. ये बात फैक्ट है. हु इज मोर इम्पोर्टेंट, इजराइल और ईरान? देखो, दे बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस फॉर से. मतलब आप कोई हायरार्की में नहीं रख सकते. इजराइल आज की डेट में ठीक है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमें देता है, एग्रीकल्चर लेवल पे हमें चीज़ें देता है. लेकिन जब ईरान है, ईरान का अलग यहाँ पर सिग्निफिकेंस है. सो दे बोथ हैव अ डिफरेंट ईरान सिग्निफिकेंस. 370 को भी तो जो जब हटाया था वो बोल रहा था ईरान. नहीं, ईरान वाज नॉट द कंट्री दैट सेड एनीथिंग. टर्की एंड मलेशिया वर द टू कंट्रीज दैट हैड मेड दैट स्टेटमेंट, along with obviously Pakistan. There was no fourth country in the world that condemned the 370 thing. Iran was also one of the countries that said it's an internal issue, we don't want to say anything about it. सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ने यार साथ दिया इंडिया का. आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बाकी जाने तो पाकिस्तान को, जिसके साथ वो जाता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अचीव भी कर क्या लिया उसने? जो हमने करना था कश्मीर में हमने कर लिया और हम करेंगे भी आगे. वी आर नॉट गोइंग टू बी डेटेड बाय पीपल लाइक पाकिस्तान और देयर सिंपैथाइजर्स हु आर देयर इन इंडिया. मुझे एक बार ब्लॉक समझाओ, कौन से देश एक साथ हैं और कौन से देश एक दूसरे के अगेंस्ट है? पहले मुझे अलाइज बताओ, ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है? नहीं, ईरान के साथ इस समय रशिया और चाइना खड़े हैं, बिल्कुल क्लियर कट. रशिया, चाइना आउटराइटली खड़े हैं उसके साथ, राइट? एंड दे विल ऑलवेज रिमेन देयर. सीरिया? Syria today is not a state which is standing with anybody. It is a state that is trying to actually come up. Specifically after the regime change that has happened in the recent times of Assad
दिसंबर 2024। हाँ, तो उसके बाद से तो अब सीरिया का सिचुएशन ये है कि उसकी पोजीशन समझ नहीं आ रही है। तो सीरिया टुडे इज मोर लाइक अनदर पाकिस्तान ऑफ द मिडिल ईस्ट। यूज एंड थ्रो स्टेट बनेगा कि जिसको जो पैसा दे रहा है उसको वो पैसा दे के काम करा लेगा। तो सीरिया इस स्टेट पे अभी, सीरिया इज द पाकिस्तान ऑफ मिडिल ईस्ट टुडे। ओके, तो सीरिया को न्यूट्रल बोल सकते हैं? न्यूट्रल कह लो आप या यूज एंड थ्रो कह लो आप। यूज एंड थ्रो करेगा कौन? अमेरिका? कोई भी कर सकता है, अमेरिका कर ले, चाइना कर ले, रशिया कर ले, इसराइल कर ले, जिसको जरूरत पड़ेगी। पैसा दो काम देखो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ टेररिस्ट रूलिंग इन सीरिया टुडे। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ सीरिया इज अ टेररिस्ट। इन्होंने अमेरिका ने पहले लगाया भी था इनके ऊपर, उसके ऊपर बाउंटी थी $10 मिलियन की, और अब वो टेररिस्ट उसके साथ हाथ मिला रहा है। ठीक है, तो आप डोनाल्ड ट्रम्प को फिर देख लो कि क्या उसकी हैसियत है। व्हाट अबाउट इराक? सी इराक इज टुडे आउटराइटली विद ईरान। Iraq is a Shia country, यार 65% population is Shia. They are outrightly supporting Iran today. So Iraq is purely with the Russia, Iran, China axis. Along with Yemen? Yes. Okay. दूसरी लॉबी में अगर हम देख लें तो UK, कनाडा, US, सऊदी अरेबिया? Neutral. No? They are not standing with anybody today. पर देखो सऊदी अरेबिया को और UAE को एक बात पता है कि इस लड़ाई के बीच में अगर ईरान ने एक भी मिसाइल सऊदी अरेबिया या UAE के बेसिस पे मार दिया, द इंटायर मिडिल ईस्ट ड्रीम कोलैप्सेस। ये जो आज की डेट में इंडियन भाग भाग के दुबई जाके वहां पर चपड़ासी बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि वहां जाके हम रह लेंगे, वहां काम कर लेंगे ना, दैट इंटायर एरा विल कम टू एन एंड। सो ये सऊदी अरेबिया UAE इस समय जो है ना हाथ जोड़ के ये भीख मांग रहे हैं कि भैया हमारी तरफ मिसाइल ना आ जाए कोई, क्योंकि अगर एक मिसाइल इनकी तरफ चला गया देयर एंटायर मिडिल ईस्ट ड्रीम फिनिश, कंप्लीटली फिनिश्ड। बट इनडायरेक्टली पहले जो यमन के यहूदी हैं ये सऊदी अरेबिया पे पहले इन्होंने ड्रोन अटैक भी किए हुए हैं, और इनका शिया सुन्नी मुस्लिम्स का वो लड़ाई शुरू से चलती आ रही है। तो इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया तो ईरान के अगेंस्ट नहीं हुआ। देखो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक परपेचुअल शिया सुन्नी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इस कॉन्फ्लिक्ट में वो सिर्फ ये चाह रहा है कि भैया मेरे पे बमबारी ना हो। हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि फंडामेंटल इशू रिजॉल्व हो गया। फंडामेंटल इशू है सुप्रीमेसी का, वो इस्लामिक इशू है। हम उस इशू पे जा ही नहीं रहे, वो तो परपेचुअल इशू है भाई। व्हाट अबाउट बहरीन, जॉर्डन? See, these are all GCC countries. They are all GCC together, led by Saudi Arabia. So this entire GCC-led block, जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, उसका परपेचुअल इशू ईरान के साथ एक इस्लामिक लेवल का है। विज़ाविज़ इस मोमेंट पे सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि भैया हमारे पे मिसाइल ना आए कोई। ओके, तो फिर ये यूएस के बेसिस यहाँ पर क्यों बनाने देते हैं? अब ये तो यही बनाएंगे क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकली ये किया है काम। और इसी रीजन से आप देखो कि इनकी कंट्रीज में इनके कई लोगों की तरफ से भी इतना ऑपोजिशन है कि भाई आपने इन इस्लामिक कंट्रीज में इन लोगों का बेस क्यों बनाने दिया। सीधी सी बात है, ईरान कह तो रहा है कि मैं तो उड़ा करूंगा अटैक। ईरान बोलेगा, और ईरान यू शुड नॉट बी सरप्राइज अगर आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर वो अटैक भी करे यूएस बेसिस पे, चाहे वहां पर कुछ हो ना। यूएस ने अपने वो इतने डरे हुए पट्टू से लोग हैं कि अपने जहाज भी निकाल लिए उन्होंने वहां से। तुम्हारे में अगर इतनी हैसियत होती ना तो अपने जहाज वहां इंटैक्ट रहने देते, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे जहाज फूटेंगे वहां पर, बुरी तरह से फूटेंगे, तो तुमने वो जहाज भी निकाल लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब ईरान ये करेगा कि इनके हैंगर्स पे, रनवे पे बम मारेगा वो। अच्छा, व्हाट अबाउट हाउ डू यू सी इस सिचुएशन में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो तो इनके साथ आ जाएंगी, अगर जब लोग एक बहुत इजीली बोल देते हैं कि यार वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 3? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ये कभी भी कोई भी 2 देशों के बीच में कोई झड़प होती है तो एक हमारे पूरे ग्लोबल मीडिया में ना, मतलब वो र्यूमर मॉन्गरिंग करने के लिए कुछ लोग बैठे होते हैं जिनका काम यही होता है, जो सुबह से रात सिर्फ यही बातें करेंगे कि नहीं देखो अब जो है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। अब जैसे ये वर्ल्ड वॉर 3 वाले लोग हैं ना जो ग्लोबल लेवल पर ये काम करते हैं, उसी तरीके के लोग आपको इंडिया में भी मिलेंगे। जो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक वर्ग ऑफ मीडिया हमारे यहाँ बैठ के सुबह से रात ये रो रहा था कि इंडिया ने जाके पाकिस्तान के सिविलियन मार दिए। अरे पाकिस्तान के सिविलियन मार दिए तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारे खून के रिश्तेदार थे, दे आर ब्लडी टेररिस्ट यार। आपको पाकिस्तान में एक चीज़ समझनी है, मैं इस पॉइंट से बहुत डिसएग्री करता हूँ कि जो कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन और सरकार में फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक सरकार को पाकिस्तान के सिविलियन सपोर्ट कर रहे हैं कि आप टेररिज्म करो, तो पाकिस्तान सिविलियंस आर टेररिस्ट, वी हैव टू ट्रीट देम एज टेररिस्ट, वी हैव अ राइट टू किल देम, एंड इफ दे आर डाइंग वी शुड हैव नो सिंपैथी फॉर देम। पर हमारे यहाँ एक बेचारा वर्ग बैठा है, उनको रोटी हजम नहीं होती अगर कोई पाकिस्तानी मर जाए। अगर हिंदुस्तानी कोई मरता है आज की डेट में कश्मीर में, उससे उनको कुछ नहीं लेना देना। उसमें फिर वो बोलेंगे कि नहीं मोदी की वजह से हुआ।
मोदी जो है सिक्योरिटी नहीं दे पाया, लेकिन हाय पाकिस्तानी सिविलियन मर गया। अरे तुम्हारे माँ या बाप का भाई था वो, मरने दो ना उसको, या चले जाओ वहां जाके रह लो उनके साथ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर ह्यूमर मॉन्गरिंग पीपल। ये आपको हर जगह मिलेंगे। इंडिया में ये सस्ते नशे करते हैं इस तरीके के, ग्लोबल लेवल पर ये बड़े नशे करते हैं इस तरीके के कि नहीं वर्ल्ड वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर होगी। रशिया यूक्रेन के बीच में होगा, वर्ल्ड वॉर होने वाली है। इसराइल ईरान के बीच में होगा, वर्ल्ड वॉर होने वाली है। इसराइल गाजा के बीच में होगा, वर्ल्ड वॉर होने वाली है। कल चाइना ताइवान के बीच में कुछ होगा, वर्ल्ड वॉर होने वाली है। तो ये यही करेंगे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड टीआरपी। आपको ये करना ही है। इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताओ, ईरान का इशू मान लो चलो रिजॉल्व हो जाता है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के बाद किसको टारगेट करेगा? मिडिल ईस्ट में वो इसके बाद अनफॉर्चुनेटली किसी को टारगेट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको टारगेट करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं है वहाँ पे। उसने सुन्नियों के साथ सहमति बना ली, शियाज जो बचे थे उनके साथ जो नोटंकी करनी थी कर ली। अब बचे हैं इसराइलीज जो वैसे ही उनके साथ हैं। जहां तक मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के थिएटर के बाद या तो वो जाएंगे यूरोपियन थिएटर पे रशिया यूक्रेन वाले इशू में, और वहां नहीं गए तो फिर ये चाइना और अपना ताइवान का इशू क्रिएट कर देंगे। पर ये कुछ ना कुछ क्रिएटेड रखेंगे। वर्ल्ड कभी स्टेबल और पीसफुल नहीं रहेगा। तो हमारे पास मल्टीपल फ्रंट्स हैं कि कौन सा फ्रंट कब खोलना है, वो एक टैप है। अब वो देखो कब खुलता है। ये जो इन बता रहे हैं कि B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, इनके जो मिसाइल्स गई थी, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल सबमरीन के अंदर से गई थी, कह रहे हैं काफ़ी पावरफुल मिसाइल्स हैं, और जो वेपनरी यूएस यूज़ कर रहा है बहुत एडवांस्ड है। तो डू यू थिंक दैट अगर कोई आगे चलकर इस तरह से कोई युद्ध की स्टेट सिचुएशन बनती है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के साथ दूसरे देश लड़ पाएंगे? देखो, दूसरे देश में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप ये मिसाइल्स और ये सब जो आपने आर्मामेंट यूज़ किया, ये आप किसके खिलाफ करोगे? कैन दी अमेरिकन्स टुडे से कि वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स अगेंस्ट चाइना? करके देख लो, आप करके देख लो। कैन दे से कि वी कैन यूज इट अगेंस्ट रशिया? करके देख लो। आप किसके खिलाफ यूज करोगे यार? प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया के खिलाफ आपकी हैसियत नहीं है करने की ये सब, क्योंकि आपको पता है कि हमारी यहाँ पर आपके केस में क्या वैल्यू है आपके साथ। तो प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा अपने कमजोर व्यक्ति के साथ ये सब कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आप अपने बराबर के व्यक्ति से लड़के दिखाओ ना यार। कमजोर के ऊपर तो कोई भी अत्याचार कर सकता है। आप घर में देखो ना, घर में हम अपने नौकर के ऊपर कुछ ऊंची आवाज में बोल देते हैं, पर घर के किसी बड़े के साथ आप बात करके दिखाओ वैसे। सो अमेरिका हैज टू अंडरस्टैंड यार, वो एक कायर देश है। सबसे बड़ी आप चीज देखो, अमेरिका के इतिहास में आज तक जिंदगी में उसने कोई युद्ध जीता ही नहीं। जहां गए पिट के आए। इतने छोटे वियतनाम से जूते खा के आए वो, आप शर्म नहीं आती आपको? मतलब इतना छोटा था वियतनाम यार, उंगली से भी छोटा है वो, उससे चपेड़े खा के आप आए। कुछ तो इज्जत रखो अपनी यार, तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं। मीडिया में मॉन्गरिंग कर करके यू हैव क्रिएटेड अ मिथ अबाउट योरसेल्फ। यू आर अ फेक सुपर पावर, लो क्लास पीपल, लो क्लास सोसाइटी, लो क्लास पॉलिटिकल क्लास। और आप लड़के सिर्फ ईरान से, रशिया से लड़के दिखाओ, है ऐसी है तो लड़के दिखाओ, चाइना से करो यूज ये बम्बर अपने चाइना के ऊपर, बताएगा आपको वो। सो ये सब चीजें जो अमेरिका आज की डेट में क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, कि हम तबाह कर देंगे, हम तहस नहस कर देंगे, आप अपने बराबर के साथ वाले के साथ करके दिखाना, फिर हम मानेंगे। अच्छा, व्हाट विल हैपन अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें, यही अगर रशिया के साथ हुआ होता तो रशिया क्या करता आपके हिसाब से? देखो, इस मोमेंट पे अगर ये चीज इन्होंने रशिया के साथ की होती तो रशिया वुड नॉट हैव बीन अलोन। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, रशिया वुड हैव गॉट द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, व्हिच इज बेसिकली अ फैक्ट्री फॉर देम। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टुडे रशियन न्यूक्लियर आर्सेनल इज वे मोर देन द अमेरिकन न्यूक्लियर आर्सेनल इन द नंबर टर्म्स, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो रशिया के साथ इनकी हैसियत नहीं है लड़ने की, और चाइना के साथ ये मिलिट्रीली लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना के साथ मिलिट्रीली लड़ने से पहले चाइना इनको इकोनॉमिकली तबाह कर देगा। चाइना अमेरिका को? बिल्कुल। कैसे सर, ट्रेजरी बॉन्ड्स किसके पास है? वो तो है, पर ये जो रियल एस्टेट का इनका हो रहा है, ट्रेड रियल एस्टेट हो रहा है, नहीं पड़ेगा। ट्रेड का क्या चल रहा है आप ये बताओ ना। ये सारा टाइम ट्रम्प कहता है डील 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 शब्द कौन यूज करता है? गुड़गांव में बैठे हुए दल्ले कौन होते हैं? वो प्रॉपर्टी डीलर। ट्रम्प वही व्यवहार है ना उसका, डील कर लो, डील कर लो। तूने चाइना के साथ डील करी ना, क्या मिला तेरे को? यू हैव अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ चाइना, यू हैव नॉट अग्रीड टू योर टर्म्स। दे हैव गॉट देयर टर्म्स एक्सेप्टेड। अंडरस्टैंड दिस। आप किसके साथ मैं फिर वही कह रहा हूं ना, आप अपने बराबरी वाले प्लेयर के साथ लड़के दिखाओ। अपने से कमजोर व्यक्ति को कोई भी दबा सकता है यार। अपने बराबरी वाले के साथ अगर हैसियत है ना, तो चाइना को बोलना चाहिए था कि कोई डील नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, सैंक्शन करते हैं तुम्हें। है हैसियत अमेरिका की चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने की? 1 मिनट से पहले चाइना क्रिपल कर देगा अमेरिका को, क्रिपल कर देगा सर उसको वो।
इनको भी पता है वो बात, लो क्लास पीपल को. सो लेट्स एक्सेप्ट इट. ये जो मर्जी कर लें, यू विल नेवर सी देम फाइटिंग विद द रशियंस और द चाइनीज टुडे. ओके, ठीक है, ये सब इनको करना है जो करने दो. आजकल हर देश एक तरह से थप्पड़ मार के बोल देता है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास. इज दिस प्रैक्टिकल कि आज की डेट में कोई भी हमारा, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, वो जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, डराने की कोशिश किया जाता है, छोड़ देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इस सेंचुरी में न्यूक्लियर बॉम्ब कोई देश रिलीज कर सकता है? देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब इस सेंचुरी में कोई देश रिलीज करे या ना करे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस देश की लीडरशिप किसके हाथ में है. क्योंकि जब आपके देश में एक मैच्योर लीडरशिप होती है जो न्यूक्लियर वेपन का महत्व समझती है, वो चीज़ इतना जानती है कि इट कैन एक्ट एज अ टूल ऑफ डिटरेंस. मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में एक मानसिक तौर से डिस्टर्ब्ड व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सेनल का रिमोट कंट्रोल है. वो व्यक्ति जिसको अपने दिमाग के ऊपर भरोसा नहीं है कि मेरा दिमाग अगले मोमेंट में क्या बोलेगा, आप क्या उम्मीद कर सकते हो? मतलब कल को आप सोचो कि कहीं ऐसा सिनेरियो अगर कभी हो जाए कि इफ अमेरिका ओनली एंड्स अप इन यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट समबडी, फिर आप तब क्या करोगे? सो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी है. बाकी सी द प्रॉब्लम टुडे इज दैट these are temporary phases in world politics. A person like Trump will never come back again. His clone is being made ready, JD Vance, which is there, who's another filthy low class fellow. ठीक है, वो भी उसी की तरह व्यवहार करता है. But the fact of the matter is कि whether he will come back or not is a very great debatable issue. देखो, ये जो आप अगर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर ये है कि जितने भी राइटिस्ट्स जो है ना, ये जब आते हैं, ये रहते हैं कुछ समय, पर जब ये हटते हैं ना, तो उसके बाद कम से कम 50-70 साल ये दिखते नहीं है फिर. तो लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड अनफोल्ड्स. जैसे यू सेड कि वर्ल्ड वॉर 3 तो कहने की बात है. अगर एक आप मुझे रेलेवेंस ड्रॉ करके बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उसके साथ अगर हम देखने की कोशिश करें या समझना चाहें कि वर्ल्ड वॉर 2 इन हालातों में हुआ जिसकी वजह से वो होना ही था, और आज के टाइम पे वो चीज़ जैसे आप बता रहे हो इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. नहीं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है. देखो सर, वर्ल्ड वॉर 2 इस रीजन से हुई थी बिकॉज द वे द वर्ल्ड वॉर 1 वाज सेटल्ड हैड क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर वर्ल्ड वॉर 2. इट वाज द सेटलमेंट इशू ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट अ कंट्री लाइक जर्मनी, penalize it to the extent of your own welfare, and then expect that the Germany will follow your dictates which are there. So the British and the French had created conditions for the rise of Hitler. आज की डेट में ऐसा कोई पैरेलल नहीं है. हिटलर जैसा भी नहीं, मतलब इस प्रकार की कोई ह्यूमिलिएशन जैसा. Okay. कि भाई हमने किसी कंट्री को आइसोलेट करके उसके ऊपर इस प्रकार के अपने टर्म्स डिक्टेट कर दिए कि अब वो कंट्री क्रिपल होकर खत्म होती जा रही है. नॉर्थ कोरिया ने? नॉर्थ कोरिया कहाँ है यार? कहाँ है नॉर्थ कोरिया? टुडे इट इज अ कंप्लीट बैकग्राउंड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर रशिया एंड चाइना. वहाँ पे अपने वो न्यूक्लियर आर्सेनल से लेकर ड्रोन टेस्टिंग ये सब चीज़ें कर रहे हैं. कहाँ है नॉर्थ कोरिया? कोई सैंक्शन से उसको फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा. तो आप कैसे कह सकते हो नॉर्थ कोरिया? अगर उस पर जैसे आप बता रहे हो कि ब्रिटिश ने पहले जब वो हिटलर को टारगेट करने की कोशिश करी तो उसने उसका रिटेलिएशन किया, तो उसी तरह से अगर उसके ऊपर इस तरह से दबाव बनाया जाए तो वो ऐसा शुरू हो जाएगा. और आपको लगता है कि वो दबाव रशिया और चाइना के होते हुए कोई बना पाएगा? ये तो तब पॉसिबल है कि रशिया और चाइना खत्म हो गए. वो पॉसिबल हो सकता है. अमेरिका खत्म हो सकता है, रशिया चाइना नहीं हो सकते. वो कहीं नहीं जाने वाले. मैं फिर वही आपको बोल रहा हूँ, रशियंस, ईरानियंस, दीज आर बैटल हार्डन्ड पीपल. सोवियत यूनियन था सर वो 1925 से लेके 1991 तक. डोंट टेक देम लाइटली. जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी, और अमेरिका जैसी कंट्री जिसका खुद का कोई इतिहास नहीं है यार. छिछोरे अमेरिका में सारे वो कौन थे? हिप्पीज थे. मतलब द अनकूथ पीपल ऑफ ब्रिटेन, जिसको ब्रिटेन निकालना चाहता था, वो देश जाकर बना रहे हैं 2 कड़े का अमेरिका. भूखे नंगों का देश है यार. मतलब इट्स वर्स देन अ ट्राइबल सोसाइटी आल्सो. मतलब वी हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर ट्राइबल्स देन दीज लो क्लास लोली मैन हु आर देयर, क्रिमिनल्स, ठग्स. इट्स अ नेशन ऑफ ठग्स. आप ये जरूर डिबेट कर सकते हो कि नहीं यार देखो उन्होंने वर्ल्ड पावर बना ली. सर वर्ल्ड पावर उन्होंने अपने दिमाग से नहीं बनाई, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का ब्रेन ड्रेन करा के बनाई है. आज अगर वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो जाए ना, तो ये लो क्लास छिछोरे ये किसी काम के नहीं है, कहीं के नहीं है, किसी लायक नहीं है. ये ठग से ये सिर्फ चोरी चक्कारी करने लायक हैं. ये उसी डीएनए के बने हुए हैं. तो ये चीज़ हमें समझनी है. अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे जब हर जगह कुछ भी होता है, तो जैसे अब इंडिया पाकिस्तान हुआ था, अभी ये ईरान का हुआ, तुरंत सब बोलते हैं कि भाई यूएन में हमने मीटिंग बुला ली है. ये जो यूएन की मीटिंग्स हैं, इनसे कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता. क्या फर्क पड़ता है? यूएन ने पिछले 75 सालों में क्या काम किया है? वो बोलते हैं पीस लाएंगे. हाँ, पीस लाएंगे. 75 सालों में कौन सा पीस लाए आप?
अफगानिस्तान में क्या हुआ था 1979 में? कौन सा पीस लाए थे आप? जब वियतनाम में एजेंट ऑरेंज अमेरिका फेंक रहा था तब कौन सा पीस लाए थे आप? केमिकल वॉर कर रहा था वो, कौन सा पीस था? सर, यूएन इज अ फील्ड एजेंसी. UN is basically an elite class club for all the retired people of America and other countries to sit and enjoy on taxpayers' money. ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में वो राज्यसभा की सांसद मिल जाते हैं ना बंदे को, नॉमिनेटेड मेंबर टू द राज्यसभा या स्टेट से राज्यसभा में भेज दिया कि जा चिल मार अब जाके, तू हो गया 4 टर्म का MLA, अब जाके चिल मार. तो वो है, वो राज्यसभा है वहाँ का, वो इंटरनेशनल लेवल का. कुछ नहीं करना उन्होंने. दे विल नॉट डू एनीथिंग. So don't have any hopes from the United Nations कि वो कुछ करेंगे. उनका इतिहास देख लो, उन्होंने कुछ नहीं किया है. तो उम्मीद लगा के बैठना कि आगे कुछ होगा, मतलब वो फिर आपकी उम्मीद ही है. बैठे रहो उसमें. IMF पाकिस्तान को पैसे क्यों देता है? भाई वो तो इसलिए देता है क्योंकि अमेरिका चाहता है वो सस्टेन करने को स्टेट. क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान सर्वाइवल हमेशा उसका बना रहे. क्योंकि जब तक पाकिस्तान का सर्वाइवल बना रहेगा अमेरिका के इंटरेस्ट में. पहले उसको सोवियत यूनियन को टारगेट करना था, तब उसके इंटरेस्ट में था. आज उसको चाइना को टारगेट करना है, उसके इंटरेस्ट में. तो मैंने आपको क्या बोला, पाकिस्तान की आइडेंटिटी इज यूज एंड थ्रो. दूध की थैली होती है, हम घर में दूध की थैली से दूध पलट लेते हैं पतीले में और थैली फेंक देते हैं. पाकिस्तान वो थैली है, फेंक दिया आपने, कचरे में गई वो. तो वो देश कचरे में पड़ा हुआ है, कचरा देश है, उसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए हमें. क्या इसी वजह से ट्रंप ने सीज फायर किया? हो सकता था POK आ जाए इस बार. देखो, POK अगर आपको लेना है, पहली बात तो सिंदूर या किसी मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं होगा, वो होगा कोवर्ट एक्टिविटी से. जिस तरीके की कोवर्ट एक्टिविटी आपने ईस्ट पाकिस्तान में करी थी जिससे बांग्लादेश बना था, उसी तरीके से वो POK में भी काम होगा. वो वेदर POK हो या बलूचिस्तान हो या कोई भी एरिया हो. सो मिलिट्री ऑपरेशन कैन नोवेयर वर्क इन दिस रिगार्ड. तो हमारे यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं कि जरा सा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और हमने फिर अपने ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए. और ये वही लोग हैं जो सिर्फ ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, मतलब ये डिजिटल पत्थरबाज कहता हूँ मैं इनको. क्योंकि इन लोगों को अगर बोलो ना कि जाके सेना के साथ खड़े हो जाओ वहाँ पे बॉर्डर पे, तो ये कहीं नहीं आने वाले. इनसे डिजिटल पत्थरबाजी करा लो. हम POK लेके नहीं आए, तू चले जा, जाके लिया जाएगा, करेगा काम वहाँ पे. कोवर्ट ऑपरेशन के लिए ट्रेन करके भेजें तेरे को? हैसियत है तेरी? खैनी खाता सुबह से रात और तेरे को बातें करनी है POK की. तो इन लोगों को ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस मत दो यहाँ पे. सरकार को पता है, मिलिट्री को पता है वो क्या कर रहे हैं. These kind of cheap people in India will not tell कि हमें POK लाना है या नहीं लाना है. Government knows very well what to do. क्या इसमें, जैसे आप बता रहे हो कि अमेरिका इज ऑब्वियसली सपोर्टिंग पाकिस्तान हर एंड में, तो क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए कभी कश्मीर को आने वापस नहीं देगा? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका कभी भी चाहेगा कि कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व हो. राइट. उसका सिंपल रीजन है ना, उसको वेपन बेचने हैं. राइट. अमेरिका बनिया है, उसको सामान बेचना है. वो आपको कुछ भी कह के बेचेगा. आप रात को बनिया की दुकान पे चले जाओ, अंकल दूध है बेटा, एक ही थैली रह गया, आज ले जा, और अगर नहीं लेके गया ना तो अगले 2 दिन दूध नहीं आएगा. राइट. अगले दिन सुबह गाड़ी खड़ी होगी दूध की. लेकिन वो बनिया है, उसको बेचना है. वो आपको मूर्ख बनाएगा. अमेरिका वही है, बूम बेवकूफ बनाता है आपको. कभी कहेगा कि देखो तुम्हारे को कश्मीर में प्रॉब्लम है, कभी कहेगा तुम्हें देखो चाइना के साथ प्रॉब्लम है. उसको अपने वेपन बेचने हैं, वो बेच रहा है. जैसे मान लो ये जो NATO वगैरह है, ये सब कहते हैं कि हम सब देश को ठीक करेंगे, प्रॉस्पेरिटी दुनिया में लेकर आएंगे. तो हमेशा एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहता है. तो मिडिल ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं, ये अपना एक ग्रुप ब्लॉक क्यों नहीं बना लेती? क्यों मिडिल ईस्ट इतना ताकतवर क्यों नहीं हो सकता? एशियन कंट्रीज मिलकर क्यों नहीं? किसी भी टाइप की इंटरनेशनल ग्रुपिंग को ना बनने देने में वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत बड़ा हाथ है. आज हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC था. फिर हमारे पास बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन BIMSTEC है. इनके सक्सेस को ना होने देने में वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि इनको पता है कि अगर ये रीजनलिज्म में सक्सेसफुल हो गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आने वाले समय में ये हमें नहीं भाव देंगे. तो हमें अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करके रखना है. और उस कॉन्टेक्स्ट में ये कभी इन ग्रुप्स को सक्सेसफुल होने नहीं देते. राइट. करंट सिचुएशन में इंडिया कहाँ पर खड़ा है आपके हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के? देखो, इंडिया इस मोमेंट पे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से एक चीज को रियलाइज कर चुका है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. इंडिया हैज अंडरस्टूड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कि वर्ल्ड में सब स्वार्थी लोग हैं. अपने स्वार्थ के लिए वो आपका प्रयोग करेंगे, जिस दिन उनका स्वार्थ नहीं होगा आपको प्रयोग नहीं करेंगे. और इस काइंड ऑफ वर्ल्ड में मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन के बाद हमें ये चीज़ अब समझ आ चुकी है कि हमें आत्मनिर्भर बन के
अपने आप को ही बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी का सहारा बनने की ज़रूरत नहीं है और ना सहारा लेने की ज़रूरत है, किसी का भी। तो वी आर स्टैंडिंग टुडे एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कंट्री विच फेवर्स पीस एवरीवेयर, but it wants to focus on its own development rather than getting associated with somebody today. इंडिया का रिलायबल पार्टनर कौन है? इंडिया के रिलायबल पार्टनर्स इस समय सब वो लोग हैं जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इंटरेस्टेड है। जैसे आज की डेट में आप इजराइल कह लो, रशिया कह लो, कोई भी कंट्री कह लो, फॉर दैट मैटर ईरान कह लो, कोई भी कंट्री आप कह लो, पर जो जेन्युइनली इंडिया के वेलफेयर में इंटरेस्टेड है, जिसमें उनको ये लगता है कि देयर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ईच। कोई भी यहाँ पर खैरात नहीं बांट रहा है कि भाई ये जी हमारे को इस देश को जो है खैरात बांटनी है, नहीं, अपना भी बेनिफिट देखते हैं, हमारा भी देखते हैं, म्यूचुअल है। लेकिन कई लोग होते हैं जो सिर्फ आपके बेनिफिट में अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फिर आपको अंडरकट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज आर इन दिस कैटेगरी। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब वो हैं। तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि बस हमें ठीक है इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना, पर इनके भरोसे अब नहीं बैठना। We'll manage our game on our own. बट एक बात बताओ, जैसे ये सुनने को तो अच्छा लगता है, बट जब हम नंबर्स देखते हैं, अब अमेरिका का डिफेंस बजट देखो, लोग यूजुअली इसी तरह ही कंपेयर करते हैं। अब लोग कह रहे थे कि देखो हम वर्ल्ड इकोनॉमी तो हमारी बढ़ रही है, पर आप जीडीपी देख लो, वो तो नहीं बढ़ रही देश की। तो जब हम कहते हैं कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है, ये नंबर्स कैसे, मतलब कमिंग फ्यूचर में भी ये चीज़ें आपस में कैसे मेल खाएंगी? यार देखो, कोई भी चीज़ जो होती है वो पहली बार स्लो होती है। अगर आप ये उम्मीद लेके बैठे हो कि ओवरनाइट नंबर्स का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और हम 2 साल के अंदर अंदर जीडीपी डबल कर लेंगे, डिफेंस बजट डबल कर लेंगे, वो नहीं होगा। मैंने आपको दूसरी बात ये भी बताई कि इंडिया में एक बहुत बड़ी वेस्टेड इंटरेस्ट की लॉबी है जो इंडिया को ग्रो करने नहीं देना चाहती। ये वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबी जो इंडिया का डीप स्टेट है, ये वेस्टर्न इंस्पायर्ड है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इस वेस्टर्न इंस्पायर्ड, वेस्टर्न क्रिएटेड डीप स्टेट को तोड़ना है, जो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि 80-90% ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर टूट चुका है। पर ब्यूरोक्रेटिक लेवल के बाद अब इसको सोसाइटी के लेवल पर भी निकालना है, क्योंकि ये देश का कैंसर है। और ये जब तक कैंसर खत्म नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक ये प्रोग्रेस स्लो रहेगी। आप इस प्रोग्रेस को फास्टर तब देखोगे जब ये कैंसर हटेगा पूरा। बंदे की रिकवरी तभी होती है जब कीमोथेरेपी हो जाती है, तो अभी वो चल रही है, उसमें टाइम लगेगा। ये चीज को समझने की आवश्यकता है आपको। डू यू थिंक बांग्लादेश में जो हुआ, बिकॉज इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ उसमें अमेरिका का हाथ था? बिल्कुल था। वो तो बांग्लादेश के शेख हसीना ने खुद ऑफिशियली बोला है उसको कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिम चेंज। फंड किया था अमेरिका ने? बिल्कुल फंड किया था, आउटराइट फंडिंग की थी, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, टिपिकल मॉडल है कलर रेवोल्यूशन का। सो जो यूरोप में कलर रेवोल्यूशन होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं, मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस। तो आपको नहीं लगता इंडिया के लिए ये चीज़ें खतरा बनती जा रही हैं? भाई इंडिया के लिए ये खतरा तब है जब इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं। आप देखो कि यहाँ पर 2014 के चुनाव से पहले क्या नैरेटिव चलाया गया, संविधान खतरे में। यार 2014 से लेके 2024 तक एक सरकार फुल ब्रूट मेजॉरिटी के साथ बैठी है, उसने तब संविधान में कुछ नहीं किया। आप उसके बाद कह रहे हो कि नहीं अब ये आएंगे तो करेंगे। सर अब वो आएंगे तो करेंगे नहीं सर, आप कभी नहीं आओगे इसलिए आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड सर, इट्स इनसाइड। द स्नेक्स दैट वी हैव इनसाइड आवर टेरिटरी टुडे। अच्छा, चाइना के साथ जो हमारा ये जो बकवास करता रहता है चाइना हर बार कि अरुणाचल प्रदेश का मैप दे देता है, कुछ भी करता रहता है अपने हिसाब से, तो हाउ डू यू थिंक कि गोइंग आगे चलकर इंडिया चाइना के साथ एक सही रिलेशनशिप बना सकता है, या मे बी आपको लगता है कि चाइना के साथ एक वॉर होने के चांसेस बन सकते हैं? देखो, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बॉर्डर प्रॉब्लम को हमारे साथ सॉल्व करे। उसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि बाय कीपिंग दैट बॉर्डर प्रॉब्लम अलाइव, इट हैज़ समथिंग अलाइव इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। क्योंकि जिस दिन बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसके बाद सिर्फ ट्रेड डायमेंशन बचता है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा पहली बात कि बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो। चाइना हमेशा एक ऑब्जेक्टिव से ये चल रहा है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप हमारे नौकर बन जाओ। चाइना इंडिया से ये चाहता है कि आप हमारे जूनियर पार्टनर बन जाओ। आप ये बात को बोल दो कि भाई वर्ल्ड में एक ही पोल है विच इज़ चाइनीज़ पोल,
और फ्यूचर में वही एक सोल सुपर पावर होगा तो हम चाइना को सुपर पावर मानेंगे, वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर फंडामेंटल इशू इंडिया चाइना का एक पावर इक्वेशन का है। तो ये चीज हमें समझनी है। एंड दैट पावर इक्वेशन एक्सप्लेन्स व्हाई द बॉर्डर इशू इज नॉट सॉल्व्ड, एंड बॉर्डर इशू नॉट बीइंग सॉल्व्ड इज द रीजन व्हाई दीज काइंड ऑफ माइनर एक्टिविटीज कीप हैपनिंग। कि वो अरुणाचल में कर देगा, कभी लद्दाख में कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो ये चलता रहेगा, ये उस लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये चीज हमें समझ। काउंटर कैसे होगा? ये काउंटर तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया इंडिपेंडेंटली चाइना के सामने खड़े होके ये नहीं बोलेगा कि बस यू आर व्हाट यू आर एंड आई एम व्हाट आई एम। बोलते तो है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। नहीं, अरुणाचल, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, यू आर टारगेटिंग एट द थर्ड स्ट्रक्चर। इट्स द गेम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर। द गेम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पावर। कि व्हेन इंडिया बिकम्स दैट पावरफुल दैट इट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना एंड टेलिंग चाइना कि सी यू आर व्हाट यू आर एंड आई एम व्हाट आई एम, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, तब तक ये प्रॉब्लम, जैसे रशिया कर रहा है। जैसे रशिया कर रहा है। ओके ओके ओके। क्या कभी रशिया हमारे लिए चाइना के अगेंस्ट जाएगा? देखो, रशिया को चाइना के अगेंस्ट जाने की कभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना टुडे। इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना। बट बिकॉज इंडिया और चाइना का रिलेशन अगर खराब होता है इन फ्यूचर, देखो, इंडिया चाइना का रिलेशन फ्यूचर में खराब तब होगा जब पावर इक्वेशन का क्लैश होगा। हो गया, रशिया साथ देगा? क्यों नहीं देगा? चाइना का इधर इंडिया का साथ देगा, वो क्यों नहीं देगा रशिया हमारा साथ? भाई चाइना को छोड़ देगा? चाइना को छोड़ेगा नहीं, बट चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, वो इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। ओके, इट विल रिमेन विद इंडिया। सी, रशियंस आर ट्रस्टवर्दी पीपल, यू हैव टू ट्रस्ट देम। हर देश की साइकी अलग होती है। रशियंस जो हैं वो अमेरिकन की तरह वो उठाई गिरे भैया टाइप लोग नहीं है, जेब से 10 रुपए खींच लिए, पान खा ली, तंबाकू खा लिया, पीक फेंक दी, ये हरकतें अमेरिकन कर सकते हैं। रशियंस आर सोफिस्टिकेटेड डिसेंट पीपल, सोच समझ वाले लोग हैं यार, वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो ये चीज आप समझो। लोग कहते हैं कि इंडिया अपना वोट एब्सटेन कर देता है जब भी बात आती है गाजा की, वहां पे इंडिया लोगों को देख नहीं रहा, सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। डू यू थिंक? ऐसा कोई एब्सटेन नहीं करता। इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वी फोकस ऑन अ 2 स्टेट सोल्यूशन, वी हैव ऑलवेज सेड फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन, वी रिमेन स्टेडफास्ट फॉर दैट। ओके, तो हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जो है 2 स्टेट सोल्यूशन के अपोज जाके हम बोल रहे हैं कि भाई देयर विल बी ओनली 1 स्टेट, दैट इज द ज्यूइश स्टेट। इंडिया हैज बीन अ पार्टिसिपेंट इन द क्रिएशन ऑफ द 2 स्टेट सोल्यूशन प्रॉब्लम, सो इंडिया रिमेन स्टेडफास्ट सपोर्टर ऑफ दैट, आज भी, इस मोमेंट तक, और आगे भी हमेशा रहेगा। ओके, आप ये क्यों कहते हो कि नेपाल आने वाले टाइम में खतरे में? भाई नेपाल में जिस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप वहाँ पे समझो उस प्रोटेस्ट को। क्या हो रहा है? People are not happy with the existing government. Existing government has not lived up to the aspirations of the people. People today now have this nostalgic feeling कि the monarchy could be better. जिस मोनार्की के खिलाफ जाके उन्होंने मोनार्की को हटाया था, आज उसी मोनार्की के पीछे लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि उनको ये लगता है कि कम से कम मोनार्की के टाइम पे एक पैटर्नलिस्टिक फीलिंग तो थी सोसाइटी में। क्योंकि जब से ये डेमोक्रेटिक एजेंट्स आए हैं, इन्होंने तो सिर्फ अपनी पावर को ही फोकस किया है, किसी और के ऊपर तो उन्होंने फोकस किया ही नहीं कभी। तो वहां पे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखो, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, एटलीस्ट इतना ज़रूर है कि आज नेपाल में इस बात पे चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि देयर इज़ अ नीड फॉर एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम। दिस इज़ अ स्ट्रेस टेस्ट ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल। अगर वो डेमोक्रेसी फ्लरिश कर जाए आने वाले टाइम में तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, पर जिस हिसाब से नेपाल की डेमोक्रेसी है वो फ्लरिश नहीं करने वाली, वो डिटीरियोरेट करेगी। तो नेपाल विल बिकम मोर केओटिक इन द फ्यूचर, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज पीपल्स एस्पिरेशंस आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड। तो इन फ्यूचर ये चीज़ इंडिया के लिए कैसे खतरा बन सकती है? भाई इंडिया में तो देखो, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर बफर सिस्टम है। हमारे यहाँ कोई प्रोटेस्ट करेगा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, चलो एक फ्लाईओवर बना दो, एक मेट्रो दे दो इस शहर में थोड़ी सी रोड बना दो, तो हम वो क्या है कि मिडिल क्लास को खुश रखते हैं थोड़ा थोड़ा, हम प्रॉब्लम को टाल रहे हैं फ्यूचर के लिए। पर यहाँ पर गेम उल्टे चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहा है माइंड वॉरफेयर का गेम। स्ट्रीट प्रोटेस्ट वाला गेम इंडिया में नहीं है। इंडिया में इस समय माइंड वॉरफेयर का गेम है कि आप लोगों के माइंड के साथ खेल के उनको माइंड पे रेडिकलाइज करो, मानसिक तौर से दुविधा पैदा करो, जिससे कि वो अपने स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो आप कह रहे हो कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? देखो, सरकार के अगेंस्ट खड़े होना हो, लेकिन सरकार के खिलाफ एक नफरत पैदा करने वाला वर्ग तो आपके सामने है, यहाँ पर चल रहा है, जो चल रहा है रोज, बहुत जबरदस्त कर रहा है वो। सुबह से रात वो सिर्फ एक ही चीज करना चाहता है कि देश में सरकार का कोई भी लेजिटिमेट डिसीजन हो, उसको दिखाए कि ये इलेजिटिमेट है। करेक्ट, कि इस सरकार के पास लेजिटिमेसी नहीं है। दिस इज कॉल्ड 4th जनरेशन वॉर। और यहाँ पर जितनी हमारा आज की डेट में ऑपोजिशन पार्टी प्लस उनका पालतू मीडिया है, वो यही काम करने में लगा है। सी, दे डोंट हैव एनी काउंटर विजन फॉर द कंट्री।
आप एक चीज को समझो यार, आप चाहते हो कि मैं आपको इलेक्ट करूं, मैं आपको इलेक्ट क्यों करूं? आपके पास मेरे को लेके, मेरे वेलफेयर को लेके क्या विजन है? कोई विजन नहीं है आपके पास। मेरे को लेके सिर्फ ये है कि नहीं देख, तूने जिसको चुना है ना वो गलत है, बस मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको लात मार दूंगा। हर इलेक्शन में इनके साथ वही होता है। ओके ओके। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द नैरेटिव थ्रू विच दे विल कम टू पावर। यू नीड टू ऑफर कॉन्क्रीट स्टफ। टू ऑफर कॉन्क्रीट स्टफ यू हैव टू लिव विद इन द पीपल। ये जाके नोटंकी कर ली, कभी जो है कुली का वो डब्बा उठा लिया सिर पे, कभी जाके फोटो खिंचवा ली, बस राजनीति अगर आपको लगता है ऐसे होती है ना, तो आप काउंटर कर रहे हो और खेल रहे हो उनके साथ जो सुबह 5:30 बजे पार्क में खड़े होकर शाखा लगाते हैं। ठीक है ना, आप उनके बराबर कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप 5:30 बजे तो उस टाइम पे विस्की के नशे में सो रहे होते हो। आप तो 11 बजे उठते हो सो के। ठीक है, उसके बाद आपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, वो कांटे से और छुरी से यूं यूं काट के। तो आप क्या समझोगे यार आम आदमी की समस्या? आप रहो अपने उस डिल्यूजनल महल में जिसके लिए आप बने हो, ब्लू आइड बॉयज। यू नो अबाउट ध्रुव राठी? हाँ ठीक है, व्हाटएवर ही डज इट्स ओके। अभी उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो ध्रुव राठी कह रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी को रिजाइन कर देना चाहिए, इतनी बुरी फॉरेन पॉलिसीज हैं। देखो, पहली बात तो जो भी उसका मानना है या जो उसका ओपिनियन है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। उसका ओपिनियन आज की डेट में देश की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति को आज की डेट में पर्सनल ओपिनियन रखने की एक फ्रीडम है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से देश की फॉरेन मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है तो वो ये बताए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में होना क्या चाहिए। मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, सी इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज बट द इशू इज कैन यू गिव अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर। आपके हिसाब से फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कैसा काम कर रहे हैं? जो भी काम कर रहे हैं यार, देखो मुझे इतना लगता है कि इंस्टेड ऑफ मी एज अ पर्सन जजिंग हिम, आई एम नोबडी टू जज हिम। व्हाई? बिकॉज what work he does and what kind of decisions he takes is not something that my domain or my expertise today tells me to talk about. There are good decisions, there are bad decisions. बट ओवरऑल आपके हिसाब से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी रही है देश के लिए कि नहीं? देखो, फॉरेन पॉलिसी ये कहना कि हमेशा अच्छी रही है ये तो गलत होगा। देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स, देयर हैव बीन मिसेस, देयर हैव बीन हिट्स। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, दिस इज हाउ यू गो। श्योर। ऐसा तो नहीं है कि एटलीस्ट कम से कम कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर एक थर्ड पार्टी कंट्री में खड़े होकर ये बात कह रहा है कि हाँ जी हम पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कम से कम इतनी एब्सेंट माइंडेडनेस तो नहीं है ना आज की डेट में जो एक टाइम पर थी। सो वी हैव कम आउट ऑफ दैट एरा एटलीस्ट, सो लेट्स एक्सेप्ट दैट। बाकी मैं ये कहूंगा कि ठीक है, देयर आर हिट्स, देयर आर मिसेस, देयर आर लर्निंग्स विच इज अ पार्ट ऑफ द इंटायर गेम। बाकी ये है कि ठीक है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है कि भाई नहीं अच्छा कर रहे। आप एक चीज़ को देखो ना, मैंने ये जितने भी इस प्रकार के यूट्यूबर हैं इनके केस में एक सिंपल पॉइंट देखा है, और आप इनकी प्लेलिस्ट में भी जाके देखो, सारे देश में प्रॉब्लम है लेकिन कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनकी प्लेलिस्ट में देखना, कर्नाटका और हिमाचल को लेके कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कर्नाटका और हिमाचल में जो सरकार है वो सरकार राम राज्य है। अभी जब कर्नाटका में स्टैम्पीड हुआ था, इन्होंने किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, और वीडियो भी बनाया तो उसमें जस्टिफाई ये करा कि सरकार की गलती नहीं, लोगों की गलती थी, लोग मरने आए थे। आप इनके प्रोग्राम्स देखो, दिन में 15 प्रोग्राम होंगे। कर्नाटका में कोई समस्या ही नहीं है यार। मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि दिल्ली छोड़ के कर्नाटका ही चले जाना चाहिए ना, या हिमाचल, राम राज्य है वहीं। तो इनके साथ आप समझो यार ये किसका एजेंडा चला रहे हैं। ठीक है ना, तो इफ दे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में अगर एक पत्रकार को खड़े होकर ये बात बोलनी पड़ रही है कि मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं ना, वो सबसे बड़ा पक्षवादी है। क्योंकि आपको बोलने से अगर निष्पक्षता प्रूव करनी पड़ रही है ना, मतलब आप सबसे बड़े दोगले आदमी हो, आप एजेंडा रनिंग करते हो। आप अगर निष्पक्ष हो ना तो आपका काम बोलेगा। आपको ये लाइन रोज सुबह हर प्रोग्राम में आके बोलने की जरूरत नहीं है। सो अंडरस्टैंड, दे हैव अ डीप इनसिक्योरिटी ऑल्सो, जो मैनिफेस्ट करती है इस तरीके से। आपने भी एक बात कही थी कि पाकिस्तान में अगर जिस तरह से हालात चल रहे हैं वहाँ के अगर सिटीजन को भी मारा जाता है तो क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एनीथिंग कहीं से भी अनएथिकल नहीं है। दिलजीत दोसांझ की लेटेस्ट मूवी आई है सरदार जी 2 का ट्रेलर, जिसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस साथ में है। क्या ये सही है या नहीं? देखो, ये सही है या नहीं है ये वो बंदा जानता है जिसने मूवी बनाई है और जो बंदा एक्टिंग कर रहा है उसमें, और जो बंदे आज की डेट में देखने जाएंगे इस मूवी को। मेरे कहने से क्या होगा सही है या नहीं है यार। पाकिस्तानी आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी इंडिया में मास मर्डरर है, एक इतना बड़ा एक्टर है, वो मास मर्डर्स करता है, वो गाड़ी चला देता है और फिर कहता है कि गाड़ी मैंने नहीं चलाई, मेरे नौकर ने चलाई, मेरे ड्राइवर ने चलाई। आप उस 2 टके के आदमी को पूछते हो? एक मास मर्डरर आदमी को आप पूछते हो? और फिर आपकी ऑडेसिटी है ये बातें करने की?
पहले अपने सांप तो देख लो यार। आप समझो इस चीज को। A worthless mass murderer today, in the name of doing some charitable stuff, is given a clean chit. At the end of the day, he's a criminal. He should have been in the jail. He should have been charged for homicide of people. He's languishing around, womanizing and doing bloody drug business everywhere. Doing all kind of bloody nonsense everywhere. Think about this. So let's not start poking fingers everywhere, यार। पहले ना हम अपने घर में देख लें कि हम किसको क्लीन चिट देते हैं और किसको नहीं देते हैं। Sure. बाकी ये आई लीव इट अप टू द पीपल। आपको अगर इतना बुरा लग रहा है मत देखो, लेकिन यही आदमी की पिक्चरें आप जा जाके देखते हो फिर, और फिर कहते हो कि नहीं देश में प्रॉब्लम है। अपना व्यवहार सुधारो पहले यार। स्टैंड फॉर समथिंग विच इज फर्म। डोंट बिकम सो कैजुअल इन योर डेली लाइफ की जो मन में आ रहा है हम करेंगे जी। वो एक नैरेटिव शुरू से बन गया था ना ऑपरेशन सिंदूर से, कि अब हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ब्लॉक नहीं करेंगे, करो, बॉयकॉट मैं तो करेंगे। हमेशा कहता हूँ बिल्कुल करो। वाई शुड यू गिव देम द स्पेस इन इंडिया? वाई शुड दे बी गिवन द स्पेस इन इंडिया? यार आप अपने वहाँ पे काम करो। और फिर यहाँ पर कई लोग आ जाएंगे लाचार नैरेटिव लेके, नहीं नहीं आर्टिस्ट से हमें क्या लेना देना। क्यों नहीं लेना देना भाई? क्यों नहीं लेना देना? हमें हर एक वो चीज़ से लेना देना होना चाहिए जो एक टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है और प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रही है। और अगर पाकिस्तान इसमें है, मैं फिर यही बात बोलूंगा, नो पाकिस्तानी सिविलियन कैन बी गिवन अ क्लीन चिट टुडे दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। नो, दे आर नॉट. If you know, if the world tells you that your country's leadership is supporting terrorism, and if you are not standing up and fighting against them, then you are a culprit with them. Let's accept it. You are with them. You are a supporter of that. So no sympathy for you. Sure. What's your take on Khalistan? It's a illegal criminal gangster movement here. It was created by one party to achieve their own ulterior objectives, which they could not achieve. As a result of which the movement flourished, and everybody saw what the end result was. As a Sikh, आपको कई बार बुरा लगता है कि एक कौम जिसकी शहादत की हिस्ट्री रही है, एक कौम जिसने देश के लिए कुर्बानी की है, उस कौम को कहीं ना कहीं इसकी वजह से भुगतना पड़ता है? यार देखो, सिंपल सी बात है, आज की डेट में खालिस्तान की डिमांड कौन कर रहा है? आज की डेट में खालिस्तान की डिमांड वो लोग कर रहे हैं जो कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में बैठ के टैक्सी चला के, या फिर वहाँ पर सबवे में, रेस्टोरेंट में सबवे सैंडविच बना के, और या फिर वो टायर और पहिए धो के इंस्टाग्राम पे बैठ के ही डिमांड करते हैं। पहली बात तो अगर तुम्हारी हैसियत है खालिस्तान डिमांड करने की तो इंडिया आके करो, बाहर बैठ के मत करो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी बाहर बैठे हुए लोग हैं, दे आर बीइंग नर्चर्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ देयर कंट्रीज टू कीप दिस फॉल्ट लाइन अलाइव, ताकि कुछ ना कुछ हैपनिंग चलता रहे। तीसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि दिस इज अ कवर फॉर ऑल द ड्रग ट्रेड दैट हैपेंस इन पंजाब टुडे। सो ये ड्रग ट्रेड को कवर अप करने के लिए कि ड्रग ट्रेड के ऊपर, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उसके ऊपर कोई चर्चा ना करे, तो ये एक खालिस्तानी सेंटीमेंट को बंद करते रहो। तो ठीक है, अगर कुछ लोगों की रोजी रोटी इस चीज को बढ़ा चढ़ा के करने में चल रही है तो चलने दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्योर 2029 में कौन आ रहा है? कुछ नहीं कह सकते यार। वी डोंट नो। जो भी आए बस इतना है कि मतलब मंदबुद्धक कोई ना हो, क्योंकि हमें इरेटिक, वियर्ड, वेग, फालतू थॉट प्रोसेस वाले लोग जो है ना, मतलब कंट्री भी नहीं चाहेगी यार उनको। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी रिपीट करेंगे? I don't know. I have no idea about how the BJP functions. I have no contacts in the BJP to know how they function. But fact of the matter is कि one thing is very clear, we don't want somebody who's a neurotic today, who doesn't have a vision for the country, who doesn't know where to take this country forward to, who has his own weird, absurd ideas, who wants to just experiment on stuff. Agreed. So we don't want that. बाकी ठीक है, जो मर्जी आए, it doesn't really matter, because 2029 में we'll see who has a better vision for the country. And people have been choosing people who can at least showcase them some vision. Right. हाँ, ये जरूर है कि वो विजन रियलाइज करने में टाइम लगेगा, तो इन लोगों को मजाक उड़ाने में मजा आता है। बोला था हुआ नहीं। अरे तुमने भी बहुत कुछ बोला था, कुछ नहीं हुआ यार। 1970 से तेरी दादी जो है वो गरीबी हटाओ कर रही है, खुद हट गई, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना, गरीबी वहीं की वहीं है, भुखमरी वहीं की वहीं है। सो स्टॉप मेकिंग फूल आउट ऑफ पीपल बॉस। Sure. ठीक है, सो वी हैव हैड इनफ ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्रीम्स ऑल्सो। So now people are more pragmatic and rational in their choices. They will take a rational choice whenever the decision has to be taken. Right. बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरीज एंड बहुत ही पावरफुल आपके स्टैंड भी रहते हैं। रियली अप्रिशिएट दैट। Thank you so टू much. द पीपल ऑफ द कंट्री हु वाचिंग यू, आजकल एक नैरेटिव बहुत जल्दी बन जाता है
हर कोई चाहता है कि ना लेफ्ट ना राइट, एक सेंट्रल पोजीशन में देश को आगे एक प्रोग्रेसिव नेचर की तरफ वो बढ़ाना चाहता है, देखना चाहता है. सो टू ऑल द पीपल हु लिसनिंग टू यू, क्या मैसेज देना चाहोगे? Simple message that please apply your brain when you take a decision. Don't get inspired directly or indirectly by social media. Do your own research, read. There is no substitute to reading and learning. And more importantly, always be a learner in life. कभी भी अपने आप को, जैसे मैंने कई बार देखा है यार, लोग कहते हैं हम जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, हम स्पेशलिस्ट. बहुत कोई स्पेशलिस्ट नहीं है. मैं अपने आप को कभी स्पेशलिस्ट भी नहीं बोलता, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना बोले ऐसा. बिकॉज नो बडी इज अ स्पेशलिस्ट. वी आर ऑल लर्नर्स हियर. वी लर्न, वी इवॉल्व, वी अंडरस्टैंड. मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ. आज से 1 साल पहले तक मैं इस बात को मानता था कि a person like Donald Trump will be probably very good for India. But today, after seeing his 1 year of, 6 months of his engagement with India, I have come to this conclusion that, boss, he's a lunatic. He doesn't want to do anything for our country. So why should we support him now? So you have to change, you have to learn. आपको लाइफ में इसी तरीके से प्रगति करते हैं, और तब आप करोगे जब आप एक लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस रखते हो कि यू आर नॉट परफेक्ट. वो लोग लाइफ में सबसे बड़े फेलियर होते हैं जो ये एक एरोगेंस में रहते हैं, नहीं मैं तो जी डॉयन हूँ अपने फील्ड का. Sure. भाई तू कोई डॉयन नहीं है. तूने थोड़ा सा सक्सेस टेस्ट कर लिया तो तेरे को लग रहा है तू बहुत बड़ा महारथी बन गया. यू आर एक्चुअली अ फेलियर. सो प्लीज बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ. कीप लर्निंग एंड नेवर हैव ईगो इन योर लाइफ. बिकॉज देखो, जितना आप सोशल मीडिया पे होते हो ना, और जितना आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उतनी आपकी ईगो बढ़ जाती है. करेक्ट. तो वो ईगो कभी मत आने दो यार. लाइफ में स्थिर रहो. भगवत गीता का भी यही मैसेज है, सारे ग्रंथों का यही मैसेज है कि ऑलवेज बी काम, पीसफुल, और stay humble. Beautiful. That's it. Very well said. It was a pleasure to host you. Thank you so much for being here. Thank you so much.